हे स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के आपके लास्ट मिनट के होने वाले फॉर्मूलाज के, क्योंकि फॉर्मूलाज मुझे पता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा जिसमें जो याद रखने में प्रॉब्लम आती है वो होती है फॉर्मूलाज। अगर आपका फॉर्मूलाज आपके क्लियर रहते हैं तो एटलीस्ट आप फॉर्मूलाज लिख के आप क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर पाते हैं। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लेकर आए हैं। ये 1 घंटे का वीडियो होने वाला है और उसमें आपके सारे फॉर्मूलाज कवर होने वाले हैं, पूरी बुक के फॉर्मूलाज आपके कवर होने वाले हैं। आप कह सकते हैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो हम ले रहे हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसमें आती है वो यही चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फॉर्मूलाज अलग भी है इसके, शुरुआती अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो यहाँ से वो बेसिक भी थोड़ा बहुत यहाँ से मैं ले रही हूँ। ठीक है, बाकी इसके लिए दूसरे वीडियोस हैं, आप उसको जरूर से देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई यानी कि 3 साइड्स। ठीक है, आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल पे वर्क करती है, राइट ट्राइंगल पे। और राइट ट्राइंगल में जो जस्ट जो आपका राइट एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड को अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपका थीटा एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है, एक्यूट एंगल के लिए वो एक्यूट एंगल हम इसको मान लेते हैं। तो अगर एक्यूट एंगल ये है तो उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस पे आपकी एक्यूट एंगल बना है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपका जो एंगल है वो यहाँ पे है। ठीक है, आपका जो एंगल है वो यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो थीटा के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड हो जाएगी। अगर मैं इसको नाम दे रही हूँ ABC की, तो BC विल बी द परपेंडिकुलर इफ थीटा इज देयर। अगर थीटा यहाँ पे है तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगी, और अगर थीटा यहाँ पे है तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगी। थीटा यहाँ है तो AB जो है वो आपका बेस हो जाएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस आपको पता ही है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ठीक है, सो अब हम लेते हैं फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे। फॉर्मूलाज शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज है, साइन थीटा वहां से शुरू करते हैं। साइन थीटा इसको जस्ट ऑर्डर में लर्न करें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड देन कॉट थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूलाज का ये वीडियो है तो फॉर्मूलाज तो लर्न करने ही पड़ेंगे। PVP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर PVP अपॉन HHB मैं ऐसे ही लर्न करवा देती हूँ, बेटर है। ठीक है, तो P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस एंड B मतलब बेस। तो अगर आपको पहला P अपॉन H ये पहला रेशियो ले वो आपका साइन थीटा है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस थीटा की, हम बात करें टेन थीटा की, हम बात करें कॉसेक थीटा की, देन हम बात करें सेक थीटा की, और फिर हम बात करें कॉट थीटा की। तो यही आपको ऑर्डर लर्न करना है और इसी के साथ में बनाते जाए। क्या? साइन थीटा P अपॉन H, P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि AB, और H मतलब कि AC, तो AB अपॉन AC, B अपॉन H यानी कि बेस आपका क्या है BC, और हाइपोटेनस कितनी है हमारी AC। टेन थीटा की बात करें P अपॉन B, P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि AB, और बेस यानी कि BC। कॉसेक की बात करें तो कॉसेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा। कॉसेक जो है वो साइन थीटा का ऑपोजिट है, तो यानी कि अगर ये P अपॉन H साइन थीटा है तो H अपॉन P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा। तो इसको ऑपोजिट कर दो, AC अपॉन AB। ठीक है, सेक थीटा की बात करें तो ये बन जाएगा H अपॉन B, H अपॉन B यानी कि AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। और अगर इसी तरह से बात करें कॉट थीटा की, कॉट थीटा को यहाँ लेकर रही हूँ, तो कॉट थीटा इज B अपॉन P यानी कि ऑपोजिट ऑफ टेन थीटा यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो ये 6 फॉर्मूलाज आपके रेडी हो चुके हैं, होप आपको समझ में आ गए होंगे। PBP अपॉन HHB, और ये ऑर्डर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये लर्न कर ले, अपने आप सब कुछ लर्न हो जाएगा इस फॉर्मूला में। अभी हमने यहाँ पे जो फॉर्मूलाज देखे वो तो ठीक है, हमने एक और बात करी कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का ऑपोजिट है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है जो काम आएगा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा बन गया है आपका सेक थीटा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। अगेन यहाँ पे और फॉर्मूलाज अगर बनाना चाहे तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसको उधर ले लो, उसको उधर ले लो।
sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, जस्ट इनको ऑपोजिट ले लो, ये आपके कुछ और फॉर्मूलाज बन गए हैं। ठीक है, तो ये 12 फॉर्मूलाज आपके रेडी हैं, जो 9 दिख रहे हैं वो, और जो मैंने आपको बताया इंटरचेंज करके cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ये सब आपके फॉर्मूलाज हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मान लेते हैं मैं यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड में ले लेती हूँ, ऐसे इसको भी डिवाइड में ले लेती हूँ। तो देखो अगर मैं इनको डिवाइड में लेती हूँ, देखो AC और AC कट हो गया, बचा क्या? AB अपॉन BC, वो क्या है? tan थीटा। इसका मतलब ये है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan थीटा का एक और फॉर्मूला हो गया रेडी, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह से हमें पता है tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ऑपोजिट होते हैं इसका मतलब cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये जो दो फॉर्मूलाज मैंने लास्ट में करवाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं इस चैप्टर में भी, यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी, और वो जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है 9 चैप्टर, आपको जो इसका नेक्स्ट चैप्टर 9 चैप्टर है उसमें भी, दोनों चैप्टर्स में ये फॉर्मूलाज बहुत ही काम आते हैं। स्पेशली ये दो फॉर्मूला, और ये तो है PV पे अपॉन HHB, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट के बाद में हमारा एक टेबल बनती है, तो हम उस टेबल को भी एक बार कर लेते हैं, एक बार उसको लर्न कर लेते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जब आपके पास में क्वेश्चन पेपर आ जाए, और आपका सोल्यूशन, आपकी कॉपी भी आ जाए जिस पे आपको लिखना है आपके एग्जाम टाइम पे, आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपनी आपकी जो टेबल है जो मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली जो टेबल है, आप उसको पहले ही पेंसिल से पीछे बना ले, फिर किसी रफ साइड एक साइड में बना ले। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर करेंगे और उसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं, उसके मतलब उसके जो भी ना उसके जो वैल्यूज है वो लिखने में प्रॉब्लम, उनको कई बार गलती कर देते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में कई बार कर रहे होते हैं। मैथ्स का पेपर लेंदी आता है नॉर्मली। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं आपसे एडवाइस करूंगी कि आप लोग पहले ही इसको लिख ले, 5 मिनट इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर ले, अभी के अभी इसी वक्त प्रैक्टिस कर ले, उस वक्त वो वीडियो को अभी पॉज करके उसको प्रैक्टिस कर ले, मैं बता रही हूँ क्या बनाने हैं। फिर उसके बाद में उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद में आप एग्जाम में जाते ही सबसे पहले शुरुआत के 2 मिनट में बना ले फटाफट से, ताकि बाद में काम आए जब आप थोड़ी जल्दी जल्दी में होमवर्क आप जब वर्क करेंगे तब उस टाइम पे। ठीक है, मैथ्स का पेपर लेंदी आता है नॉर्मली। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगर हमारे पास में थीटा की जगह एंगल दे दे, ठीक है, हमको दे दे यहाँ पे 0 डिग्री, हमको दे दे यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, हमको दे दे यहाँ पे 45 डिग्री या 90 डिग्री, तो अगर जब आते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होती है, नेक्स्ट हमारा ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर साइन 0 आता है तो आपको याद करने का तरीका क्या रहेगा? याद करने का तरीका है आप जस्ट ऊपर लगाओ एक नंबर, ठीक है, और लगा दो यहाँ पे 0/4 रूट में, सबसे पहले साइन थीटा की बता रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी सब अपने आप लर्न हो जाएंगे और आपको ये लर्न होनी भी चाहिए। 1/4 यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये एक ट्रिक है, इसको बढ़ाते गई मैं। ठीक है, जब मैंने इसको बढ़ा दिया तो बन गया 0/4 का रूट 0, दैट विल बी द साइन 0. ठीक है, रूट 1/4 is 1/2 which is sin 30 यानी कि 1/2, sin 45 2 और ये कट होके 1/2, रूट 1/2 is the formula. ठीक है, रूट 1/2, sin 60 रूट 3 और रूट 4 is 2, रूट 3/4, 4 से 4 कट 1. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं cos 0 is cos 0. नेक्स्ट लेते हैं, इससे ये वर्क नहीं करेगा, अभी ये साइन थीटा के लिए था सिंपली. ठीक है, तो अभी हम लेते हैं नेक्स्ट cos जो है, जस्ट एक दूसरे का अगर बात करें, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, साइन थीटा और cos थीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है कि 90 ये है तो इसका 0 ये 1, यहाँ पे 60 तो ये बन गया रूट 3/2, इसका 30, 45 इज 1/√2 और 30 इज 1/2 एंड 0. ठीक है, उसके बाद में ये आपका हो गया साइन थीटा. ठीक है, इसके बाद में ये हो गया हमारा cos थीटा. इसके बाद में लेते हैं tan थीटा. tan थीटा भी हमने पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो यानी इनको डिवाइड कर दो, 0/1 इज 0, इसको इससे कट किया, डिवाइड कर दिया तो बन गया 1/√3, इसको इससे कट किया बन गया 1, इसको इससे कट कर दिया √3, 1/0. जब भी किसी का डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी, दे आर नॉट डिफाइंड, द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये बन गई है. ठीक है, tan के बाद में cosec के बाद में अगर आपका साइन का ऑपोजिट कर दे, 1 अपॉन ये है भी आपका 0/1, अभी साइन जो आपका
क्योंकि साइन जो होता है वो कॉसेक का ऑपोजिट होता है, तो इस तरह से 0/1 का ऑपोजिट हो गया 0, 1/0, ठीक है। 0 कभी भी नीचे आ जाए इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी बन गया। इसका ऑपोजिट 2, इसका ऑपोजिट √2, इसका ऑपोजिट 2/√3, इसका ऑपोजिट 1 का ऑपोजिट 1 ही होता है, ठीक है, ये एक और बन गया। उसके बाद में साइन सेक जो होता है वो किसका ऑपोजिट होता है, कॉसेक, कॉस का होता है, तो कॉस और सेक एक दूसरे का ऑपोजिट यानी 1, 2/√3, ठीक है, इसका ऑपोजिट √2, इसका ऑपोजिट 2, 0/1 का ऑपोजिट 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, 0 का ऑपोजिट इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, इसको हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है। कॉट जो होता है ऑपोजिट होता है tan थीटा का, तो tan थीटा का ऑपोजिट 0, आई मीन 0 है तो इन्फिनिटी अगेन, ठीक है। 1/√3 का ऑपोजिट √3, 1, √3 का ऑपोजिट इज 1/√3 और इन्फिनिटी का ऑपोजिट इज 0। ये आपकी बन गई है टेबल कंप्लीट। आई होप यू आर गेटिंग। इसको फटाफट से बनाएं, एक को फटाफट से लिखें, एक को फर्स्ट आपकी जो साइन की वैल्यू है उसको फटाफट से लर्न कर लें, उसके बाद में आप सबको जस्ट फटाफट से लिखते हो जाए, ठीक है। और इसको साइड में बना लें आपके एग्जाम में, और मतलब एक छोटी सी पतले, मतलब आपने बिल्कुल पेंसिल से साफ सुथरी बना ली, जब आपके एग्जाम, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपके काम आएगी, बाद में जाते जाते इसको मिटा देना, आपकी चॉइस है वो, बट उसको रफ साइड में बनाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपके फॉर्मूलाज बनते हैं, 3 आइडेंटिटीज बनती है, ठीक है। वो 3 आइडेंटिटीज क्या होती है वो देखते हैं नेक्स्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज के 3 फॉर्मूलाज हैं आपके, याद कर लीजिए। एक है सबसे पहले साइन थीटा वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटीज में जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज में आता है वो ये वाला ही फॉर्मूला है। देन आता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देन आपका आता है एक आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपके कुछ फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूलाज है जिनको लर्न कर ले। अगर हम बात करें इन फॉर्मूलाज की, तो ये जो फॉर्मूलाज है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर 9, वहाँ पे भी काम आता है। ये सब आपके फॉर्मूलाज जो हैं ये आपके चैप्टर 9 में भी काम आएंगे। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के आपके जो फॉर्मूलाज है वो कवर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। वहाँ से फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड ही चैप्टर है वो, ठीक है। तो वहाँ पे बात करते हैं अभी हम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 12, ठीक है। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो आपका जो चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सारे शेप्स अलग अलग हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड इज दिस, एक रूम का जैसा जिसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें क्यूबॉइड के कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के CSA का मतलब क्या है, जिसके अंदर सिर्फ 4 वॉल्स हो, ठीक है, 4 वॉल्स हो, और ऊपर की जो छत है, और जो मतलब अगर इसकी बात करें तो ऊपर की छत ना हो और नीचे फर्श भी ना हो। अगर रूम के को क्यूबॉइड के फॉर्म में ले तो चारों जो वॉल्स है वो आपकी आ जाती है CSA में। और अगर TSA की बात करें तो उसमें फर्श और अगर आपका जो छत है वो दोनों यहाँ पे आ जाती है, सीलिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो CSA ऑफ क्यूबॉइड में क्या आता है 2 इंटू, अब आपका होता है LB। आपका नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है वो होता है TSA के लिए, लर्न कर लेते हैं अब इस फटाफट से। TSA ऑफ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला है। और अगर मैंने आपको बताया लेंथ और ब्रेड्थ नहीं ले, हम यहाँ पे अगर बात करें फर्श की और अगर छत की तो वो नहीं लेना, फर्श और छत में लेंथ और ब्रेड्थ ही लगती है, हाइट नहीं आती है, ठीक है। तो ये L और B जो है ना उसको हटा दो, बाकी सबको ले लो, ठीक है। LB तो हमने इसको हटा दिया, ले लिया 2BH प्लस HL, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्यूबॉइड। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H, फटाफट से लर्न कर लें, L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम क्यूब की बात करें, TSA ऑफ क्यूब, अगेन मैंने आपको बताया क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, तो क्यूब में भी 6 फेसेस हैं। अब वहाँ पे सारी फेसेस सेम है, इस वजह से वो बन गया 6L स्क्वायर,
ठीक है। और अगर वही बात करें हम TSA के बाद में CSA की, CSA ऑफ क्यूब की, तो CSA क्यूब इज 6L² जो है, यानी कि आपके 6 साइड जो है, 6 आपके फेसेस है, उसको अगर हम उसमें अगर हम फर्श को हटा दें और छत को हटा दें तो वहाँ पे बच गए आपके 4L²। दिस इज द CSA, या फिर इसको हम बोल सकते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब। ठीक है, इसको भी हम LSA बोल सकते हैं, LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, CSA जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज यहाँ पे हो गया L क्यूब, L इंटू L, जैसे यहाँ पे L इंटू B इंटू H, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो L इंटू L, L क्यूब बन गई यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 6 आपके फॉर्मूलाज इसमें कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे आप बनते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर इज CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर की बात करें, अगर हम ये सिलेंडर है और सिलेंडर के सिर्फ चारों साइड, इसके सिर्फ इधर के साइड की बात कर रहे हैं और ऊपर के साइड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉटल है, ये बॉटल एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, ये बॉटल, तो इसके मैं सिर्फ चारों तरफ इधर के फेसेस की बात करूँ, मैं यहाँ इसकी बात और इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं CSA। ठीक है, कोई ड्रम है, ड्रम के चारों वाला जो गोल वाला साइड है उसकी बात करें तो वो CSA। अगर उसके ढक्कन ऊपर और नीचे के ढक्कन की बात करी जाए तो वो वहाँ पे क्या है, वो CSA में नहीं आता है, तो CSA में आता है 2πRH। ठीक है, और अगर TSA की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ड्रम जो है उसके ऊपर के दोनों ढक्कन को अगर हम मिला दे तो वो पूरा बन जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो ठीक है, बट उसके अंदर हमने 2πRH प्लस 2πR², यानी कि अगर इस बॉटल में बात करें तो ये साइड तो हमने ले लिया इसके अंदर, बट इसको और इसको भी ले तो ये वाला जो पार्ट है वो πR², ये वाला पार्ट सर्कुलर अगेन πR², तो 2πR² और ऐड हो गया और बच गया यहाँ पे 2πR और यहाँ से H प्लस R कॉमन लेने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आता है TSA ऑफ के बाद में इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉरी सिलेंडर है ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज πR²H, πR²H, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बाद में आता है कोन। कोन होता है आपका कुछ इस तरह से, जो आइसक्रीम का कोन होता है बिल्कुल वैसा। ठीक है, ये जो आइसक्रीम का कोन है, इसके अंदर अगर बात करें, देखो अगर इसकी बात करें यहाँ पे R तो इसकी ये है अगर सिलेंडर की बात करें, और हाइट इसकी ये है पूरी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ पे जो R और H है वो, और अगर इधर बात करें तो हाइट है इसकी पूरी यहाँ से H से यहाँ तक के पॉइंट H, और इसमें अगर R की बात करें तो वो ये है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक और टाइप की हाइट है जो है ये स्लैंट हाइट, यहाँ पे ये टेढ़ी सी तिरछी जो लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब आपकी बात करें यहाँ पे CSA ऑफ कोन, कोन की बात करें तो एक कोन का, अगर हम कोन का सिर्फ ये वाला सरफेस ले, ठीक है, उसमें सर्कल वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो बन जाता है CSA ऑफ कोन दैट इज πRL। ठीक है, वेयर L इज दिस इज द स्लैंट हाइट। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की, ये तो ये बन गई R और ये बन गई H, तो ये बन गया L इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या है, राइट एंगल। ठीक है, ये बन गया R और ये बन गया H, और यहाँ से ये जब बात करें तो ये बन गया L, तो ये बन गया L² इज इक्वल्स टू रूट में R² प्लस H², पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये बन गया है। ठीक है, अगर CSA के बाद में TSA ऑफ कोन की बात करें, TSA ऑफ कोन दैट इज πRL, और अगर मैंने इसके अंदर ये पार्ट भी ऐड कर दिया है तो ये क्या है, एक सर्कल। ठीक है, तो πRL प्लस πR², πRL प्लस πR² आपका ये बन चुका है। ठीक है, दिस इज द TSA ऑफ कोन। अगेन TSA के बाद में आता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम यानी इसके अंदर कितना आएगा, तो सिंपली आप ध्यान रखिए कि जो ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का और कोन का, तो इनमें एक रिलेशन होता है कि आप अगर सेम हाइट के और सेम रेडियस के, अगर आप रेडियस की आप कोन लेते हैं और आप सिलेंडर लेते हैं, तो आप इस कोन में पानी भरिए और इस सिलेंडर के अंदर डालिए। ठीक है, कोन में आप पानी भरिए, सिलेंडर के अंदर डालिए, तो आप 3 बार कोन को भरेंगे और सिलेंडर आपका, और फिर कोन 3 बार भर के आपने कोन, अगर आपने सिलेंडर में डाला तो आपका सिलेंडर फुल भर जाता है। यानी 3 बार डालना पड़ता है आपको। एक कोन जो होता है वो सिलेंडर का 3 पार्ट के इक्वल होता है, यानी कि आपके सिलेंडर का जो वॉल्यूम कितना है πR²H,
उसका 3 पार्ट, उसका 1/3 पार्ट रखता है कौन, एक कोन रखता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये बन चुका है। तो इस तरह से सिलेंडर की बात हो गई, कोन की बात हो गई, क्यूबॉइड की बात हो गई, क्यूब की बात हो गई। अब आते हैं कौन, स्फेयर पे। ठीक है, हमारा जो स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, इनके भी बात करते हैं। ये सब मिला के आपका ये जो चैप्टर है वो यही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें 2 सरफेसेस या 2 शेप्स को एक साथ में ऐड करके तीसरा बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में बनता है। तो इनमें फॉर्मूलाज यही यूज में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका स्फेयर, लाइक अ बॉल। ठीक है, एक स्फेयर एक बॉल के जैसा होता है। ऑब्वियस बात है, बॉल ही होता है वो। स्फेयर जो होता है वो बॉल ही होता है। ठीक है, बॉल जो होता है वो स्फेयर ही होता है, मीन। और अगर ना सेमी की बात करें तो वो होता है कुछ ऐसा। ठीक है, एक बॉल के जैसा। ठीक है, हेमिस्फेयर। तो ये हो गया स्फेयर। स्फेयर की अगर बात करें, क्यूब, CSA ऑफ स्फेयर, CSA ऑफ स्फेयर। तो CSA ऑफ स्फेयर की बात करें, CSA और TSA दोनों में एक ही बात है, क्योंकि स्फेयर तो पूरा सा सर्कल सा होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे TSA और CSA बोथ आर, तो दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कि इसके अंदर अगर हम पानी भरे, मटके जैसे मान के चलो, तो अगर इसके अंदर हम पानी भरे तो वॉल्यूम इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से इसका बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। अगर यहीं पे हम बात करें हेमिस्फेयर, एक स्फेयर का आधा पार्ट, तो अगेन इसमें CSA एंड TSA दोनों हो जाता है। CSA ऑफ स्फेयर की बात करें सिंपली, तो यहाँ पे बन जाता है ये जो 4 पाई r स्क्वायर, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ, तो बन गया 2 पाई r स्क्वायर। बट अगर इसके TSA की बात करें, TSA ऑफ स्फेयर, तो आप समझिए एक बाउल है, एक गोल सा बाउल है। ठीक है, एक बाउल है ऐसे। ठीक है, और उसको हमने फिर ढक भी दिया है। ठीक है, जब हमने इसको ढक दिया है तो नीचे तो आपका 2 पाई r स्क्वायर है ही, उसमें पाई r स्क्वायर और ऐड कर दिया। ढकने के लिए हमने क्या लिया, सर्कुलर सरफेस यूज में ली है। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। TSA हो गया, CS हो गया, फिर आता है हमारा यहाँ पे सिलेंडर, सॉरी उसके बाद में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर की बात चल रही है ना, ये हेमिस्फेयर। यहाँ पे सर्कल लगा तो मैं खुद ही गलत कर रही हूँ, तो मेरे को भी तो कुछ करना चाहिए ना अपने आप के लिए। हेमिस्फेयर, तो मैंने सर्कल लगा लिया, मेरे मार्क्स काट लेना यहाँ से। ठीक है, तो हेमिस्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज द, इसका जो हाफ होता है, स्फेयर का जो हाफ होता है दैट इज 2/3। 4/3 का हाफ कितना होगा, 2/3 पाई r क्यूब। तो ये आपके तीनों, इसके भी फॉर्मूलाज हो गए हैं, तो इसी पे बेस्ड है आपका ये। तो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई होप आपको ये आपको फॉर्मूलाज है, साथ साथ में लर्न करते जाएं, जरूरी है ये फॉर्मूलाज, अभी देख ले, अभी लर्न कर ले। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, कौन सा चैप्टर लेते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी ले लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो एक आप इसको समझें कि एक सर्कल, ठीक है, सर्कल में अगर मान लेते हैं कि केक है, सर्कुलर केक है। ठीक है, और उस केक का मैंने यहाँ से बिल्कुल इसको यहाँ से ऐसे कैसे कट कर दिया, तो ये जो पार्ट बन गया ना उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, सॉरी उसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्टर। अब आपको ये जो केक का पार्ट है उसका आपको एरिया चाहिए, इसका आपको एरिया चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज θ/360। ठीक है, ये इसके ऊपर यहाँ पे एक एंगल पाया जाता है। ठीक है, ये जो एंगल है तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज द थीटा एंगल। ये जो थीटा है वो यही है, इनटू ये आपका सर्कल का पूरा एरिया, उसमें से ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, इसलिए θ/360 वाला पार्ट निकाल के पाई r स्क्वायर में से, तो पाई r स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें तो ये आपका अगेन एक केक, बट हमने उसको इस तरह से कट नहीं करके, हमने उसको ऐसे कट किया है, आर्क वाइज इस तरह से कट किया है, और इसको हम लेते हैं ए बी पार्ट। ठीक है, और ये ले लिया आपने इसको। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना इसको कट करना है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लें। ठीक है, इसका फॉर्मूला लेंगे, अगेन यहाँ पे थीटा बनता है,
ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, देखो इसके अंदर होता क्या है, आप इसको सेक्टर, ये पूरा सेक्टर में से अगर आप इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, इस पूरे सेक्टर में से अगर आप इसको ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट ही ना। तो इसमें यही किया गया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करें, क्योंकि अगर आप इसको पूरा करने लग जाए बहुत टाइम लग जाएगा। आप जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में ले इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इसको मैं पूरा बना देती हूँ वहां से, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, जो थीटा है उसका डिवाइड बाई 2 किया गया है इंटू आर स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। थीटा का हाफ किया गया, साइन का हाफ नहीं किया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन दो फॉर्मूलाज, इसके बाद में एक और फॉर्मूला बनता है। ये जो चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर है, यहाँ मार्क्स करना, ये दो फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला और लिख रहे हो, 3 फॉर्मूला पे ये चैप्टर कंप्लीट, बहुत आसानी से समझ में आता है। थीटा एंगल को ढंग से समझ लें यहाँ पे कि थीटा क्या लेना है। ठीक है, जैसे कि कई बार ना वहाँ पे था कि एक अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, तो अम्ब्रेला के जो वहाँ पे जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं तो उसको ऐसे ऐसे वो डिवाइड करता है, ऐसे ये अम्ब्रेला मान लेते हैं, तो 1 2 ऐसे करके वो डिवाइड करता है। तो ये कितनी है, कितने पार्ट में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से आपको एक का एंगल फाइंड करना होता है, इस तरह से ही करना होता है ये। ठीक है, आप इस चैप्टर को कर लें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, आसानी से ये पहला चैप्टर जैसे आप इसको ले लें, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके बिल्कुल, और हो भी जल्दी से जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अगेन सेक्टर सेगमेंट दे रखा है, मान लेते हैं ये ए बी आर्क है, आपको इस आर्क की लेंथ चाहिए, आपको इस आर्क की लेंथ चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो, ये आर्क जो है वो किसका पार्ट है, सरकमफेरेंस का पार्ट है, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो सरकमफेरेंस का लग जाएगा, अलग फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए अलग। तो एरिया ऑफ, एरिया नहीं ले रहे, हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो जब हमें आर्क चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 से 360 कट हो गया, 180 आ गया, और यहाँ पे हो गया थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ठीक है, ये आपकी बन गई लेंथ ऑफ आर्क। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, एक और फॉर्मूला, एक और चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 4 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है, वो दोनों एक दूसरे वो भी फॉर्मूलाज उसमें यूज में आते हैं। इस तरह से 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अब हम लेते हैं एपी का। ठीक है, एपी भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो वो भी ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है हमारा एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है ना, यहाँ पे एपी का मतलब क्या है। जैसे आपने कोई एक एपी बनाई, यानी एक सीरीज बनाई, उनके अंदर सब में नंबर्स जो हैं उनके बीच में गैप सेम है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे 4 का, इस तरह से गैप सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें एपी के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है AN। ठीक है, आपको nth वैल्यू जब फाइंड करनी होती है तो उसमें nth नंबर जो होगा, यानी मान लो आपको ये इस एपी का 15th नंबर चाहिए, 15th नंबर, तो n विल बी 15, तो A15, A प्लस n माइनस 1 d, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 d, SN। ठीक है, आपको कई बार फॉर्मूला फाइंड करना होता है SN का। SN के लिए आपको सम, S का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि जो भी मान लेते हैं इसके 20th टर्म तक के जो भी नंबर आएंगे उन सबका सम चाहिए हमें। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है सिंपली n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, वेयर अब यहाँ पे a n d सब क्या है, an क्या है, an का मतलब है कि 20th नंबर पे जो भी नंबर है वो क्या होगा। जैसे 5th नंबर पे, यहाँ पे 5th नंबर पे कौन है, 19 है, तो जो 5 है, 1 2 3 4 5 जो उसका नंबर है, कौन से नंबर, मतलब वो कौन से ऑर्डर पे है, दैट इज योर n, ये आपका n हो गया, और जो उस पे लिखा है दैट विल बी योर an। ठीक है, अगर आपको 20th नंबर चाहिए तो आपका उस कंडीशन में n बन गया 20, और 20th नंबर पे जो भी लिखा होगा वो बन जाएगा आपका an। तो आपको इसमें an ही फाइंड करना होता है। a की बात करें, a इज योर फर्स्ट टर्म, अगर जो भी आपकी AP है उसका पहला टर्म इज योर a, सिंपल, फर्स्ट टर्म इज a। ठीक है, एन आपको पता है
जो आपको जो टर्म आप जिस टर्म की बात कर रहे हो उस टर्म का नंबर, आई मीन नंबर लाइक उसके ऊपर क्या लिखा है वो नहीं, उसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5 कौन सा नंबर पे है, दैट इज योर एन। और डी क्या होता है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस, इनके एक एपी वही होती है जिसका जिनके सक्सेसिव जो भी आपके नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है ना वो सेम आए। तो देखो 11 और 7 के बीच में डिफरेंस है 4, 7 और 3 के बीच में डिफरेंस है 4, इनके बीच में डिफरेंस है 4, तो सबके बीच में 4 इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 4, तो डी इज द 4। तो डी जो होती है कॉमन डिफरेंस होती है। एस एन की बात करें दैट इज जो भी नंबर है, ठीक है, उन सबका सम, जो भी आपके जो भी नंबर दे रखा है लाइक आपको 20 नंबर तक है उन सबका सम, तो n/2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस n-1d, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूलाज पे ये चैप्टर है, आप इस बात पे ध्यान दें। इनमें देखो क्या क्या अननोन टर्म्स है, एक तो है an, इस वाले फॉर्मूला की बात करें तो इसमें है an, एक है a, एक है n, एक है d, 4 अननोन टर्म्स हैं। इन 4 में से कोई सी भी 3 आपको मिल जाती है ना तो चौथी आपको फाइंड करनी होती है बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर हो सकता है कई बार आपको ये 3 दे रखे हो और आपको ये फाइंड करनी हो, कई बार हो सकता है आपको ये 3 दे रखे हो आपको ये फाइंड करनी हो, कई बार हो सकता है आपको ये 2 आई मीन कई बार हो सकता है आपको ये 2 और ये दे रखा हो, ठीक है। कई बार आपको हो सकता है कि ये दे रखा हो, ये दे रखा हो an और a दे रखा हो, फिर d दे रखा हो, आपको n फाइंड करनी हो, ये अलग अलग चीजें हैं। 4 में से 3 टर्म जब आपको फाइंड करनी होती है, 3 आपको दी होती है, तो 4th टर्म आप फाइंड करते हैं बाय द फॉर्मूला an। और अगर Sn वाले फॉर्मूला में बात करें, अगर 4 में से Sn हो गया, n हो गया, a हो गया, d हो गया, इन 4 में से कोई भी 3 टर्म आपके पास में गिवन होती है तो 4th टर्म आप फाइंड करते हैं बाय द Sn फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी 3 आपको फाइंड जब आपके पास में होती है तो आप 4th वन इससे फाइंड करते हैं। तो एक और चैप्टर आपका कवर हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, क्योंकि मेन चैप्टर्स आई थिंक हो चुके हैं फॉर्मूला बेस्ड जो है उसमें। एक यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी हो जाता है, स्टैट्स वाला जो चैप्टर है उसको भी ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है। स्टैट्स वाला चैप्टर अगेन मैंने आपको बोला अगर आपकी प्रॉब्लम है मैथ्स, बहुत प्रॉब्लम होती है मैथ्स पढ़ने में, मैथ्स नहीं समझ में आती है, तो ये चैप्टर और इसके अगला वाला प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपका 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इनको अच्छे से कर ले। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इनको अच्छे से कर ले, पास करवा देंगे आपको एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट पास 40 नंबर के आसपास, 30 से 40 के मार्क्स के आसपास में आपके, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएंगे आपके, ठीक है। 40 तो 50% हो गए, 50% नहीं 30 से 35 मार्क्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। ये 4 5 6 चैप्टर करके, स्पेशली आपका जो आपका 13 है स्टैटिस्टिक्स, बहुत आसान चैप्टर है, बच्चे बड़े आसानी से करते हैं वो, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा मैथ्स से आखिर में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13, अब आप इसमें फाइंड करते हैं क्या, मीन मोड मीडियन, ठीक है। तो आप सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। मीन इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। जब हम नॉर्मल डायरेक्ट मेथड, दो मेथड से हमने फाइंड करते हैं मीन, एक तो करते हैं हम बाय द डायरेक्ट मेथड, एक हम करते हैं डायरेक्ट मेथड के अलावा जो दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, वो अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम बात करें x बार यानी कि मीन, ठीक है, दैट इज समीशन ऑफ, आपको वहाँ पे क्या करना होगा, पूरा एक क्वेश्चन करना होगा, आपको f और x को मल्टीप्लाई करना होगा, वहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन होगी x और f, यानी कि इस तरह से कोई टेबल गिवन होगी, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई बच्चे हैं उनके मार्क्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स हैं और कितने बच्चों के आए हैं फ्रिक्वेंसी वो गिवन है, तो मार्क्स को अपन x मान लेते हैं। तो अब अगर मान लेते हैं किसी के 10 से 15 20 तक के मार्क्स हैं, 20 से 30 तक के मार्क्स हैं, 30 से 40 तक के मार्क्स हैं, 40 to 50 तक के मार्क्स हैं, मान लेते हैं जो 10 to 33 बच्चों के हैं, 20 to 30 जो है 5 बच्चों के हैं, और ये कुछ है 11 बच्चों के, ठीक है, और जो 40 to 50 है वो है कुछ 40 to 50 वो है कुछ 16 बच्चों के, 16 बच्चों के, ये कुछ मार्क्स हैं। तो आपका जो x है वो कहाँ से निकलेगा, 10 और 15, 10 20 का बीच में 15, 20 एंड 30 के जस्ट बीच में कौन आता है 25, इनके बीच में 35 एंड 45, ये आपका बन गया x और ये बन गया f, x और f को मल्टीप्लाई करें xf बनता जाएगा, ठीक है। जैसे 15 इंटू 3 45, 25 इंटू 5 125, 35 इंटू 11 इज 350 एंड 35 यानी कि बन गया 385 और उसके बाद में अगर आपके बनता है
ठीक है, ये सब आपने इनको क्या किया, सम किया, समीशन ऑफ एफ एक्स आ गया और वही आप यूज में लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो आपका अगर एक्स बार की बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें मीन की बाय द डायरेक्ट मेथड, तो देखो हम एक्स एफ ऐसे मल्टीप्लाई करते हो फिर बाद में उनको सम करते हैं, जो सम है उसको बोलते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स, वो ले लेंगे और ये जो f है इन सब का टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ f। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट मेथड। जस्ट क्या करना है, बीच वाला नंबर निकालना है, बीच वाला नंबर कई बार कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें, इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। या फिर अगर आराम से दिख रहा है 10 और 20 के बीच में 15 आ रहा है, या फिर 20 और 30 के बीच में 25 आ रहा है, ऐसे करना तो ऐसे कर लें, ठीक है। अब इस तरह से हमने x निकाला, f निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया और ये फॉर्मूला में पुट कर दिया, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अगर अज्यूम्ड मीन की बात करें तो यहाँ पे कोई एक टर्म ली जाती है, इनमें से कोई एक टर्म, x में से कोई एक टर्म ली जाती है a, और फिर उसमें से माइनस किया जाता है। ये पूरा देख लीजिएगा, इसका वीडियो मेरा पूरा बना हुआ है, आप उसको देखिएगा, ठीक है। लाइव में भी हम इसको लेंगे, ठीक है। तो समीशन ऑफ x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ f, और जो आपको वहां पे मिलेगा वो d मिलेगा, समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ f। तो दिस इज योर अज्यूम्ड मीन मेथड से आपका मीन हो गया है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड से ये आपका मीन हो चुका है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मीन के आपके ये फॉर्मूलाज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं मॉड, ठीक है। मॉड में अगेन मान लेते हैं ऐसे कोई आपके पास में कोई टेबल गिवन है, मॉड फाइंड करना है, तो मॉड के लिए अगेन आपके पास मान लो इस तरह से कोई टेबल गिवन है 60, ये आपके कुछ है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3, 4, 7, 9, 2 ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। मॉड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ना उसके लिए मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास होती है जो आपकी फॉर्मूला है, जैसे मान लो ये 9 वाला है ना, ये मॉडल क्लास जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, ये फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा हाई किसमें है, यहाँ पे इसमें है ये वाला, तो यही आपकी मॉडल क्लास है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसी को हम फ्रीक्वेंसी हाई है इस वजह से इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। अब इसका अगर हम बात करें मॉडल क्लास में, ठीक है, तो अगर मॉड की बात करें, मॉड क्या है यहाँ पे, तो मॉड का जस्ट फॉर्मूला है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस 2 माइनस f2 f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूला में अगर बात करें l की, l क्या है यहाँ पे, तो l इज द जो आपकी मॉडल क्लास है, जिसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ वो आपकी मॉडल क्लास है। क्यों मॉडल क्लास है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो जो इसकी लोअर लिमिट है यानी कि 40 इज द l। इस क्वेश्चन में बात करें f1 की बात करें तो f1 आपका जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, f1, यानी कि वो 9 हो गई है। ये आपकी f1 है, तो इससे जस्ट पहले 1 से पहले कौन आता है 0, तो इससे ऊपर वाली f0 है, और उसके 1 के बाद में कौन आता है 2, तो उसके बाद वाली कौन होगी f2। तो f0, ये f0, ये f1 और ये f2। तो आपसे f0, f1, f2 पूछा गया। जब अब आता है h कौन होता है, तो h इज द क्लास इंटरवल। 40 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 40 माइनस 50 माइनस 40 दैट इज 10, 10 इज द क्लास इंटरवल। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये एक और मॉड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं मीडियन। अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन इज L प्लस, ठीक है, मीडियन होता है L प्लस, यहाँ पे होता है n/2 माइनस CF इंटू एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू एच। व्हाट इज L हियर, L इज अगेन, अब सबसे पहले बात करते हैं अगेन यहाँ पे मीडियन क्लास की, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से मीडियन क्लास की बात करते हैं। मीडियन क्लास किसको बोलते हैं, इसी के लिए हम बात करें तो यहाँ पे मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास आप देखें यहाँ पे एक टर्म फाइंड की जाती है, दैट इज यहाँ पे फाइंड कर जाती है एक टर्म जिसका नाम है CF। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेट करते जाओ यानी ऐड करते जाओ फ्रीक्वेंसी को। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 तो बन गई 3 प्लस 4, नेक्स्ट वाली 7 प्लस 7 14 प्लस 9 दैट इज 23
23 प्लस 2 25। तो आपकी जो CF बन चुकी है वो ये आपकी पूरी CF की टेबल है, ठीक है। उसके अंदर आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर जो लास्ट में नंबर है वो आपका n हो गया, यानी n इज योर 25। 25 n बाई 2 करो, 25 बाय 2 यानी कितना बन चुका है 12.5। अब यहाँ पे 12.5 को चेक करो CF वाली लाइन में, ऑब्वियस बात नहीं है, ठीक है। बट आप यहाँ देखिए जो उससे बड़ा 12.5 से जस्ट बड़ी वाली जो टेबल है, जो रॉ है, वही आपकी मीडियन क्लास है। तो ये जो मीडियन क्लास है वो आपकी ये हो चुकी है इस कंडीशन में, ठीक है। ये मीडियन क्लास है 12.5 वाली। अब यहाँ से अगेन फॉर्मूलाज लगाते जाओ। फॉर्मूला में देखो तो यहाँ पे L की बात करें तो मीडियन क्लास की जो L है, लोअर लिमिट क्या है, वो 30 है। n बाई 2 की बात करें तो जो आपकी n है उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, 12.5 जो वो बन गई है। अगर हम बात करें n बाई 2 माइनस CF होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा CF जो आपकी CF है मीडियन क्लास की, उससे जस्ट पहले वाली CF लेनी है, यानी कि यहाँ पे जो CF है जस्ट प्रीवियस वाली वो 7 हो चुकी है। और F की बात करें तो F जो है आपकी खुद मीडियन क्लास की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उसको लिया जाता है 7, और H जो है क्लास इंटरवल, यानी 40 में से 30 गया तो बन गया 10 इज द H हो गया। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज पे बेस्ड मीडियन क्लास से रिलेटेड है। आई होप समझ में आगे होंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, जस्ट इसको याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, थ्री मीडियन, याद कर ले इसको, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, 2 मल्टीप्लाई बाय मीन, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क का MCQ आ जाता है, कई बार 1 मार्क से क्वेश्चन, 1 ही मार्क का क्वेश्चन आता है बट यहाँ से इस फॉर्मूला से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं हम चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 इज द हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से जो फॉर्मूला है वो ले लेते हैं। तो रियल नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे LCM HCF निकालना है, वही है इसके अंदर। तो LCM HCF का एक फॉर्मूला है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी नंबर आपके पास में दिए होते हैं, कई बार आपके पास मान लो 16 और 24 ये 2 नंबर दिए जाते हैं, तो ये 2 नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, दिस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। इसका LCM निकाला, इसका HCF निकाला, और इन दोनों का प्रोडक्ट, ये सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है आपके इस फॉर्मूला के। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसके बाद में एक और आता है, इसके अंदर आप जब इरेशनैलिटी प्रूव करते हैं, इरेशनल प्रूव करते हैं, ठीक है, तो इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगता है, दैट इज आपका रैशनल नंबर का एक फॉर्मूला लगता है। रैशनल नंबर जो भी होता है वो किस फॉर्म में होता है, इज इक्वल्स टू P अपॉन Q के फॉर्म में। तो ये आपका रैशनल नंबर का फॉर्मूला है, इसके अंदर सिर्फ यही फॉर्मूला है, ठीक है। अभी बात करें हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 की बात करें तो वो आता है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स में जस्ट 2 फॉर्मूलाज हैं, अल्फा बीटा, यानी कि आपके जो जीरोज हैं, मान लेते हैं वो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब ये क्या होता है, बी और ए क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, तो मान लेते हैं हमारी कोई हमारी इक्वेशन, कोई हमारी पॉलिनोमियल है, दैट इज वो हमेशा इस फॉर्म में होती है, x² प्लस bx प्लस c। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में पाई जाएगी। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहा जाता है जिसमें जो वेरिएबल है उसके मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है, उसकी वेरिएबल की जो उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 1 भी है बट 2 बड़ी है, इस वजह से इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से उसकी वैल्यूज निकालते हैं, उसको बोलते हैं जीरोस, और उसमें हमको मिलता है अल्फा और बीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 4, एक सिंपल फॉर्मूला लिया है, x² माइनस 4x प्लस 4। तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, तो ये बन जाएगा -2x प्लस 4, x² माइनस 2x प्लस 2x
प्लस 4, ठीक है, x माइनस 2 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस, अगेन यहाँ पे माइनस अंदर, ये प्लस लिया ना, हाँ तो ये माइनस का बन गया, ठीक है, तो ये बन गया यहाँ से माइनस, तो x माइनस 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 और ये बन गया x माइनस 2। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 2, ये सॉरी ये भी माइनस कॉमन लिया ना इसमें, x माइनस 2। तो हमारे पास में देखो x की वैल्यू 2 निकल गई, दोनों तरफ ही 2 आई है, तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, ठीक है, अल्फा बीटा तो ये हो जाते हैं, और b और a क्या हो जाता है यहाँ पे, तो देखो अगर इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल इज योर a, तो a क्या है यहाँ पे 1, x का मल्टीपल कौन है यहाँ पे b, यानी कि माइनस का 4, और c जो है वो हो गया 4, तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 4, आपके ये फॉर्मूलाज हो गए पॉलिनोमियल्स में। गॉट इट, मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, इसके बाद में पॉलिनोमियल्स के बाद में आता है थर्ड चैप्टर, आपका जो आता है थर्ड चैप्टर जो आता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स की बात करें, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स में अगर बात करें तो लीनियर इक्वेशन को किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका एक डायरेक्टली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल x और y यूज में ले गए, a1 x b1 c1 ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई इक्वेशन हम लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी इस तरह की कोई इक्वेशन है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से a1 कौन हो गया 3, b1 कौन हो गया 2, c1 कौन हो गया 2 एंड a2 इज 4, b2 इज 6 एंड c2 इज -3, ये बन चुके हैं। ठीक है, अब इनसे फॉर्मूलाज क्या बनते हैं, इनसे फॉर्मूलाज बनता है अगर a1 अपॉन a2, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बनता है। ठीक है, यानी कि जैसे 3/4 2/6 ऐसे हमने करा, तो हमें यहाँ पे जो इनसे हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमको इंटरसेक्टिंग मिलेगा, इंटरसेक्टिंग और यूनिक सोल्यूशन वाला मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन वाला मिलेगा, इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सोल्यूशन वाला मिलेगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है, तीनों इक्वल हो जाते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से एक लाइन के ऊपर लाइन इस तरह से मिलेगी, यानी कि ऐसे एक लाइन इधर और उसी के ऊपर एक और लाइन कोइंसाइडिंग इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइडिंग लाइंस कोइंसाइडिंग लाइंस मिलेंगी, और ऐसे में आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो आपके पास में बनती है सिचुएशन ऐसे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसे बन जाती है तो ऐसे में आपको जो लाइन मिलेगी वो इस तरह से पैरेलल मिलेगी, जो कि कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगी, इनके कोई वैल्यूज नहीं मिलेंगे, तो नो सॉल्यूशन इस कंडीशन में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, इस वजह से इनको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। इन दोनों में हमें, इसमें हमें एक सोल्यूशन मिलेगा और इसमें हमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट वैल्यूज, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वैल्यूज बोली जाएगी। पैरेलल लाइन जब होती है तब आपको नो सॉल्यूशन, कुछ नहीं मिलता है। आगे बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगेन यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज में कंप्लीट थर्ड चैप्टर। इसके बाद में फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल एक तरीका है, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सिंपल इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जहाँ पे a इज द मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर, b इज द मल्टीपल ऑफ x एंड c इज द कॉन्स्टेंट। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर, जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला डायरेक्टली, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं इस चैप्टर में। पहला तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें दो टाइप, एक चीज बनती है, पहले तो हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स। इसमें हमको जो x की वैल्यू मिलती है ना उसको हम रूट्स बोलते हैं, और जब हम इसी चीज को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उसमें हम फाइंड करते हैं, हम उसको वहां पे जीरोस बोलते हैं, यहाँ पे उसी को हम रूट्स बोलते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो यहाँ पे रूट्स बन गया, क्या बन गया आपके पास में, अगर आपके पास में, आपको यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करना पड़ता है, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अगर b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाती है, तो ऐसे में आपको टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, 0 से छोटी आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो आपको वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, नो सोल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं नो सोल्यूशन के बजाय हम यहाँ पे बोलेंगे इसको कि हमें वहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेंगे वो इमेजिनरी सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, इसको नो रियल सोल्यूशन बोलते हैं, उसको नो रियल सोल्यूशन, नो रियल वैल्यूज लिख लो, नो रियल रूट्स, नो रियल। और अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, यानी पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, 0 के बाद में 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू आ जाती है, पॉजिटिव आती है, तो आपको वहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स से आप हो गए नेचर ऑफ रूट्स के कंडीशन में। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में जब आपके पास में ये गिवन हो जाता है तो आपको सिर्फ अभी रूट्स का नेचर पता लगा है, उसके बाद में आपको रूट्स कैसे फाइंड होंगे इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला का फॉर्म है x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू यही यहाँ पे पुट कर देंगे, उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी कहा जाता है, और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इस वाले फॉर्मूला को। ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो चैप्टर 4 चैप्टर 5 कर लिया था, चैप्टर 6 थ्योरम बेस्ड है। ठीक है, चैप्टर 6 में, और अगर बात करें चैप्टर 6 में हमें फाइंड करना होता है, अगर हमारे पास में चैप्टर 6 की बात करें तो ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स में हम एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं, फाइंड करेंगे हम उसके अंदर एक तो बीपीटी होती है उसके अंदर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक है वहाँ पे हम सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी फाइंड करने का और बीपीटी, तो बीपीटी क्या कहती है, अगर इस सम फॉर्मूला अगर और सब कुछ लें तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में ये जो लाइन है वो इस तरह से पैरेलल जा रही है, एबीसी ट्राइंगल है और पीक्यू यहाँ पे पैरेलल है इस तरह से। तो एबीसी ट्राइंगल में पीक्यू पैरेलल है, तो यहाँ से पीक्यू और बीसी पैरेलल हो गए। तो इस तरह से बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड से जाने वाली लाइन दूसरी साइड पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो दो लाइन है वो बीसी को क्या करेगी, बीसी के पैरेलल होगी अगर वो, तो वहां पे उसको वो कैसे डिवाइड करेगी, एपी अपॉन बीपी, और यहाँ से ए क्यू अपॉन क्यूसी, ये आपकी क्या बन गई बीपीटी। बीपीटी का एपी अपॉन बीपी, ए क्यू अपॉन क्यूसी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, बीपीटी आपकी ये बन जाती है। ठीक है, तो ये बीपीटी आपके ट्राइंगल्स में बीपीटी। अब बात करते हैं हम सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं, सिमिलैरिटी में आपके पास में 3 तरीके हैं सिमिलैरिटी फाइंड करने के। एक तो होता है आपका ए सिमिलैरिटी, एक होती है आपकी एस सिमिलैरिटी, एक होती है आपकी एस सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, मान लेते हैं 2 ट्राइंगल है और इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है,
और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। जब आपके पास में एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो वहाँ पे ए सिमिलरिटी मिल जाती है। 2 एंगल या फिर 3 एंगल आपको इक्वल मिल जाते हैं तो वहाँ पे ए सिमिलरिटी लग जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास में ये दे रखा हो कि ये वाली साइड 2 है, ठीक है, और ये वाली साइड 4 है, ठीक है, अगर वहाँ पे आपके पास में ऐसे एस लगती है ना, ऐसे एस, हम यहाँ पे दूसरा फिगर ले लेते हैं, ठीक है, और आपके पास में ये 2 4 और ये यहाँ पे 3 और ये 6, ठीक है। आपके पास में अगर ये साइड है 2 4, इन दोनों के बीच का रेशियो देखो 2/4 यानी कि 1/2, और दूसरा देखो 3/6 यानी कि 1/2, दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। एस के लिए अगर आपके पास में AB/PQ और BC/QR, इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है और उनके बीच का एंगल, एंगल B और एंगल Q इक्वल आ रहा है, तो वहाँ पे एस लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रेशियोज, साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज, 2 साइड्स अगर इक्वल आ जाए और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ रहा है तो वहाँ पे एस लग जाती है। और अगर अपन एस की बात करें, ये है सिचुएशन, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपकी है 1.5 की, ठीक है। तो अगर 1.5 की हो गई तो ये बन गई यहाँ पे 3 की, ठीक है। तो अब देखो अगर इनके बीच का भी रेशियो फाइंड करें तो ये बन जाएगा एस के लिए AB/PQ, BC/QR और इस तरह से यहाँ से AC/PR, ठीक है। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 1.5 का डबल 3। तो इस तरह से ये आपको जो डबल डबल मिल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, SSS रेशियो, SSS सिमिलरिटी हम इसको बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइंगल्स कंप्लीट, ठीक है। SSS सिमिलरिटी का मतलब समझ में आ गया, जब आपके पास में तीनों साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो का रेशियो इक्वल आ रहा है, साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 6 के फॉर्मूलाज बेस्ड, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब लेते हैं यहाँ पे चैप्टर 7। अब यहाँ पे चैप्टर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये कोई एक लाइन है, ठीक है। हमें कोई लाइन, कोई ये एक आपका ग्राफ है, उसमें कोई पॉइंट है, मान लेते हैं हमें कोई ग्राफ है और उसके किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है P से Q तक की, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो है वो x1 y1 है और इसका जो है वो x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर लेंगे तो आपको P से Q तक की डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला में। अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन फार्मूला की, तो अगर आपके पास मान लो कोई AB पॉइंट है, उस AB पॉइंट पे कोई Q पॉइंट आ रहा है या फिर P पॉइंट आ रहा है, उस पर कोई P पॉइंट आ रहा है, तो ये P पॉइंट इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, ठीक है। मान लेते हैं ये M1 रेशियो है, ये M2 रेशियो है, ठीक है। इसमें इसको हम बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं हम x2 y2, ठीक है, x2 y2 इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो A पे x1 y1, B पे x2 y2 और A M1 और M2 उसका रेशियो है, ठीक है। तो अगर आप उसमें आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, हम मान लेते हैं उसको बोलते हैं xp और yp, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला के लिए अगर आपको xp की वैल्यू फाइंड करनी है तो xp इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 ये x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम बात करें yp की, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2,
ठीक है, जहाँ पे m1 जो है वो रेशियो है m1 m2 और y1 y2 जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके फॉर्मूलाज हो गए हैं। आगे आपको समझ में, ठीक है। कई बार आपको मिड पॉइंट बोल देते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है वो मिड पे है, तो ऐसे में डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है मिड पे है, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और yp बन जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये और कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आता है आपका 10th चैप्टर में ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद में आपके आता है एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें आपके जो टोटल इवेंट्स हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, अगर हम बात करें जो आपके जिस भी चीज़ का कोई भी जो आपके टोटल आउटकम्स हैं वो आ जाते हैं नीचे। अगर हम बात करें अगर टोटल आउटकम्स हैं, अगर हम बात करें 3 कॉइन्स की, 3 कॉइन्स को हम यहाँ पे टॉस कर रहे हैं मान लेते हैं, तो 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पे हेड और टेल 2 कंडीशन बनती है किसी एक पे, तो वहाँ पे मान लेते हैं क्या क्या बन सकती है, अगर तीनों में हेड आ जाए, एक में, या फिर इसको हम ऐसे ले लेते हैं HHH TT T, फिर H H T T H H T T H T H T H T H T, ठीक है। तो देखो आपके पास में यहाँ पे टोटल कितने बन गए, टोटल आउटकम 8 बन गए, तो ये टोटल 8 आउटकम है। अब आपको चाहिए ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कि किसी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि है ना आपके कि इसमें हेड, सारे हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितने हैं वो 1 है, तो ये ऊपर आ गया 1। मान लो आपसे पूछा जाए कि कम से कम 2 मतलब 2 हेड आए, कंप्लीटली आपके पास में फिक्स 2 हेड आए और उसकी प्रोबेबिलिटी, तो देखो एक ये है, इसमें भी 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हेड हैं, तो इस तरह से 3 कंडीशन बनती है, तो 3 आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 3/8, तो PE इज इक्वल्स टू 1/8, PE इज इक्वल्स टू 3/8। ये आपकी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने पूरी बुक के फॉर्मूलाज कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, लर्न भी होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। मैंने साथ साथ में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी लिए, क्योंकि फॉर्मूलाज डायरेक्टली करवाने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपको उसका मतलब समझ में ना आए कि इसमें कौन चीज़ क्या है। तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।